हेलो बच्चों, आई एम रेनू मैडम। इसके पहले हमने पढ़ा था बात का सफ़र। बात का सफ़र में चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र मैंने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें मैंने चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि पत्र कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, और 2 पत्र भी थे जिसमें कि एक महात्मा गांधी के लिए पत्र था और एक दूसरी जगह का एड्रेस था। इसके बाद पिन कोड के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि पिन कोड क्यों ज़रूरी होता है और सही पिन कोड क्यों ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 यानी 1972 को हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी को लिखे किसी भी पत्र में पिन कोड नहीं होगा। क्यों कि आपको अगर पता हो तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 यानी 1948 में हो गई थी। तो ये उस समय की बात है, आज़ादी के पहले की, जब उनको लोग पत्र लिखते थे तो उस समय पिन कोड शुरू नहीं हुआ था। अब हम लोग आज इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। अच्छा, आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि कबूतर से संदेश भेजते थे। तो कबूतर से भी भेजे जाते थे और कबूतर की तरह इंसानों से भी भेजे जाते थे, यानी कि कोई दूत होता था, कोई ऐसा उनका सेवक होता था राजा वगैरह का, वो संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, यानी कि आवागमन के साधन, जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक तो संचार यानी कम्युनिकेशन और परिवहन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उस समय में ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी बहुत सीमित थे। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए संदेश पहुंचाना भी बहुत ही मुश्किल था। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हाँ, अब जो एक जगह से दूसरे जगह संदेश लेके जाते थे उनको हरकार बोला जाता था। और राजा महाराजा के पास तो घुड़सवार होते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे, लेकिन बाकी ऐसे पैदल भी जाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उस टाइम के जो पोस्टमैन होते थे यानी हरकारे जिनको बोलते थे, उनको हर जगह पे, चाहे पहाड़ हो चाहे जंगल हो, जहाँ भी पत्र पहुंचाना होता था वहाँ जाना ही होता था। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें उस पत्र की सुरक्षा भी करनी होती थी, क्योंकि तब गुप्त संदेश भी यानी सीक्रेट मैसेजेस भी लिख के भेजा जाता था, और उसको पाने के लिए दुश्मन उन हरकारों को मार भी देते थे। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। रास्ते में उस टाइम डाकू वगैरह का भी डर होता था, जंगली जानवरों का डर होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज के टाइम में भी जो कि पहाड़ी एरिया है और ऐसे जगह हैं जहाँ की रास्ते बहुत मुश्किल हैं, जहाँ की मोटरसाइकिल, बस, ये सब सेवाएं नहीं पहुँचती हैं, वहाँ आज भी हरकारे लोग ही जो पैदल चल के जाते हैं वही डाक सेवा पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। आपने नाम सुन लिया कि लद्दाख ऐसा एरिया है जहाँ आज भी हरकारे ही डाक पहुँचाते हैं यानी चिट्ठी पहुँचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। अच्छा, अब तो जानते हैं कि आजकल किसी को मैसेज पहुंचाना, संदेश पहुंचाना कितना इजी हो गया है। एक कॉल, एक ईमेल, एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कितना जल्दी किसी तक पहुंच जाता है, कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है। और इसको देखते हुए डाक विभाग ने भी अपनी सेवाओं में कुछ बदलाव किए हैं। वो भी लोगों को ईमेल वगैरह से संदेश पहुंचाते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। और ये वाकई में रोचक कहानी है कि जो संदेश एक टाइम पे कबूतर पहुंचाते थे, आज उस संदेश को पहुंचाने के लिए हवाई जहाज़ तक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ से जो आप डाक भेजते हैं, अगर आपने कभी अपने घर देखा होगा कि जो इमरजेंसी में किसी को डाक भेजा जाता है, जिसे स्पीड पोस्ट सेवा कहते हैं, वो हवाई जहाज़ के थ्रू जाता है। तो ये भी बहुत ही रोचक बात है। अब डाक से जुड़ी एक और रोचक जानकारी, आपने जब भी कभी चिट्ठी देखी होगी तो उस पर टिकट चिपका हुआ देखा होगा, जैसा कि यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग को इसको इकट्ठा करने का शौक़ होता है। वो हर टाइप का टिकट इकट्ठा करते हैं और उसकी पूरी एक एल्बम बनाते हैं। तो टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। अब आपको ये पता करना है कि जो टिकट संग्रह का शौक़ होता है उसको किस विज्ञान के नाम से जानते हैं, और यहाँ आपको जो खाली जगह दिया है वहाँ लिखना है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियाँ होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। हाँ, अब ये भी समझिए, हर कबूतर संदेश नहीं पहुंचा सकता है। आप खुद सोच के देखिए, कबूतर को कैसे पता होगा कि हमको कहाँ जाना है ये संदेशा लेके, और वापस वो वहीं आता है जहाँ से वो उड़ा रहता है। ये बहुत ही समझदार कबूतर की जो प्रजाति होती होगी वही ऐसा कर सकती, तो हर कबूतर ये काम नहीं कर सकता। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है, देखिए प्रजाति का नाम दिया है, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। हाँ, गिरहबाज और हुमर नाम की जाति के जो कबूतर होते हैं उन्हीं को ट्रेंड किया जाता है और फिर उन्हीं से डाक संदेश भेजा जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। हाँ, अब देखिए, यहाँ आपको ये भी पता करने के लिए कहा गया है, ये आपके लिए एक टाइप का होमवर्क है कि आप पता कीजिए कि जब विदेशों में बहुत ठंड पड़ने लगती है और वहाँ की झील, नदियाँ सब बर्फ़ बन जाती हैं, तो वहाँ से विदेशों से उड़कर पक्षी ठंड के दिनों में हमारे यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा या टीवी में देखा होगा या सुना होगा ज़रूर। तो आखिर वो पक्षी इतना सैकड़ों मील का सफ़र तय करके कैसे हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं? उनको रास्ता कैसे याद होता होगा? तो ये भी एक जानने जैसी बात है, तो अब ज़रूर पता कीजिए इसको। अब एक और ख़ास जानकारी आप लोगों के लिए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। अब देखिए, आपको लगेगा कि आज के टाइम में ये सब पुरानी बातें हैं, आज के टाइम में कौन इसका उपयोग करता होगा, लेकिन उड़ीसा की पुलिस आज भी कबूतरों का उपयोग संदेश पहुंचाने के लिए करती है। वहाँ के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे कि इंसान नहीं पहुँच सकते, बहुत मुश्किल है, वहाँ पे वो लोग कबूतर के ज़रिए ही अभी भी संदेश पहुँचाते हैं। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। और जब कोई ऐसा संकट का समय हुआ है कि जब इंसान उन जगहों पे नहीं जा सकता, मान लीजिए बाढ़ आ गई है, रास्ते सब बंद हो गए हैं, या भूकंप आ गया है, रास्ते सब टूट गए हैं, तो इंसान कैसे जाएगा? उस टाइम पे ये कबूतर बहुत काम आते हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है।
इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी एक कबूतर लगभग 15 से 20 साल तक जिंदा रहता है और उसमें भी वो 10 साल तक बहुत ही अच्छे से, यानी समझ लीजिए कि जैसे हम यंग होते हैं तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, धीरे धीरे एज होने लगती है तो हम थोड़ा कम काम करते हैं, ऐसे ही कबूतर भी है कि 10 साल तक वो बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। वेरी सरप्राइजिंग है ना, कि एक कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर, बहुत दूरी होती है, इतने दूर तक का सफ़र वो तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। हाँ, अब देखिए ये ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है तो एक कबूतर को नहीं भेजते, 2 कबूतरों को भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन रास्ते में हो सकता है बाज उस कबूतर को घायल कर दे, खा जाए, मार डाले, तो उस स्थिति में दूसरा कबूतर जो है वो उस संदेश को सही से पहुंचा देगा। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अब ऐसा एक कबूतर जिसने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता। अब आप, ये किताब इंग्लिश में छपी, आपको यहाँ दिया गया कि अगर आप किताब हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखें कि वो ये किताब हिंदी में छापें, और उनका एड्रेस दिया है। तो आपको पत्र लिखने आता ही होगा, तो आप पत्र लिखिए और इस एड्रेस पे पोस्ट कीजिए। और अगर आप इंग्लिश में कहानी पढ़ के समझ सकते हैं तो ऑनलाइन आपको ये कहानी मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और आगे भी हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि पत्र भले आज के ज़माने में कोई नहीं लिखता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं भेजता है, लेकिन पत्र का लिखना, पत्र लिखने आना कितना ज़रूरी है और कितनी मुश्किलों से एक डाकिया उसको हम तक पहुंचाता है। ओके, तो आप लोग इस कहानी को, ये जो चिट्ठी का सफ़र है चैप्टर, उसको फिर से पढ़िए।